बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारे पढ़ते हैं। तो इनके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज क्यों है। भाई ऐसे तो किसी को भी फोर्स बना सकते हैं ना, मेन चीज नहीं है। उसके बाद लास्ट आता है, वो आता है आपका फोर्थ पेपर, वो है एथिक्स का। एथिक्स में कि आप कितने एथिकल हैं, कितने एथिकल नहीं, डिपेंड ये करता है। और एथिक्स में भी उसमें सबसे पहले आएगी केस स्टडी, कि क्या केस स्टडी आपने की है, क्या केस स्टडी नहीं की है, मेन चीज ये आती है। और उस केस स्टडी में आपको क्या, आप क्वेश्चन को कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको जिलाधिकारी बना दिया जाए, अब आपके क्या डिसीजंस होंगे वहां लेने के लिए, उसके साथ साथ क्या मॉरलिटी है, क्या आपकी ड्यूटीज हैं उसको काम करने के लिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपको ये पता चलता है कि जो भी स्कीम्स लेके आए हैं तो वो इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है उसको, इसीलिए आपको ये एथिक्स सिखाई जाती है। गवर्नेंस में यही सिखाया जाता है कि वो कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। जैसे आप यहाँ आए, अब हमको पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा इंप्लीमेंटेशन है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे आपके जो पेपर्स हैं वो 250-250 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे होता है, ऐसे आपका जो है वो आपका 250 मार्क्स का होता है। अब इस ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में सबसे ज्यादा नंबर 3 जगह खींचते हैं आपके। एक होता है आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं। भाई हमने मेंस की बात करें तो मेंस में ऐसे के बाद एक ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का, पेपर सेकंड 250 मार्क्स का, टोटल मिला के कितना हुआ 500 मार्क्स का, 500 का। ठीक है, उसके बाद 2 पेपर और होते हैं इसी में ही। ये सारे पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये सब रिटन एग्जाम है, उसमें आता है इंग्लिश और हिंदी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है क्वालिफाई, वो आपको क्वालिफाइंग करना है। उसमें 300 नंबर का हिंदी इंग्लिश होता है, उसमें से मार्क्स 75 मार्क्स आपको करेक्ट करने हैं, वहां लेके आना है पेपर में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह आती है कि सर हम इंटरव्यू की कैसे तैयारी करेंगे। तो आज से आपका इंटरव्यू है, जो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है वो इंटरव्यू है, जो नहीं बोल पा रहा है उसका नहीं इंटरव्यू। यही इंटरव्यू है, आप दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। चाहे वो आपके नाम से हो, चाहे लास्ट से हो, किसी से भी डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम मानवेंद्र सिंह है, तो क्या मानवेंद्र सिंह से कुछ उनके बारे में पूछा सकता है। पहली चीज, कोई भी बायोडाटा उनके हाथ में नहीं होता है, उनके पास सिर्फ रोल नंबर होता है, और उसके बाद आपकी एजुकेशन होती है कि क्या आप एजुकेशन में क्या किया है, क्या नहीं किया। आपसे पूछेंगे वो, याद रखिए कोई भी आपसे बोलता है, आप बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, आप बहुत सारे संस्थान वाले ये बोलते हैं कि नहीं सर ये इंटरव्यू में ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। वहां जाइए आप, आपका बायोफार्मा होगा, तो हमने दिया है इसलिए हम बोल रहे हैं, और जो देते नहीं वो तो अपना बहुत सारी चीजें बताएंगे ना, डराएंगे धमकाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है 275 मार्क्स का इंटरव्यू। वहां आपका इंटरव्यू मेन है, जितने मार्क्स आप इंटरव्यू अच्छी बेहतर लेके आएंगे उतना ही अच्छा काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी बात आती है ऑप्शनल, कि आपका ऑप्शनल कैसा तैयार है, कैसा नहीं, क्योंकि ऑप्शनल इज मच बेटर रेदर देन अदर एग्जाम, और दूसरे एग्जाम से सबसे ज्यादा मच बेटर प्रेजेंट करना होता है ऑप्शनल को। अब ऑप्शनल को कैसे करना है ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को, कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, वो आती है एथिक्स। जैसे कि मैंने आपको जीएस बोर्ड में बताया अभी, एथिक्स में केस स्टडी ओनली 110 नंबर की है केस स्टडी, और उस केस स्टडी में आप 110 में से 108 107 नंबर लेके आ सकते हो नॉर्मल से, 95 93 नंबर से अकेले केस स्टडी। क्योंकि वहां ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ निगेटिव करना है कि इस बच्चे के नंबर काटने, नहीं, वहां आपके व्यूज क्या है वहां पर ये देखना है उसको। वहां क्या आप लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर विदाउट लॉ कर रहे हैं तो काट लेगा वैसे, क्योंकि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते ना,
यही तो यूपीएससी है। अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। वहां यही दिखाना है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है और उसके साथ साथ हमें एक पॉजिटिव अप्रोच भी रखनी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ शब्दों से उनके साथ खेल करना है यूपीएससी वालों के साथ। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी ने एक्चुअल में ये पैटर्न ही क्यों रखा। भाई चाहते तो सिलेबस को कुछ भी रख सकते थे, ये मेरा दिमाग का है, यूपीएससी के दिमाग का नहीं है। ये मेरा दिमाग कहता है कि किस तरीके से ये पैटर्न रखा, आखिर क्यों सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री को रखा, क्या रीजन था कि हिस्ट्री रखना है। भाई कुछ और क्यों नहीं रख दिया। उसका रीजन एक था कि पहले आप अपनी हिस्ट्री के बारे में जानो कि आपका इतिहास क्या रहा है, आप अपने पूर्वजों के बारे में जानो कि आपके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, क्या सोसाइटी में उन्होंने क्या किया था, क्या इकोनॉमिक्स उस समय कैसी थी। आप सभी जानते हैं, काफी लोग परिवार से, गांव वाले परिवार से होंगे, तो उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी। आज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है, आपका यातायात जो है वो किस तरीके से, मोस्टली बाइक से, कार से, इन सभी चीजों से, लेकिन पहले बैलगाड़ियों से हुआ करता। तो यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले के यातायात में और आज के यातायात में क्या डिफरेंस है, क्या प्रासंगिकता है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। डिपेंड तो ये करता है ना हम क्या सोचते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा है, 2018 के पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एनी आइडिया किसी को भी? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीकरण, या इसी का दूसरा शब्द है वैश्वीकरण। क्या है ग्लोबलाइजेशन? मोदी का भी लोकल टू लोकल कौन सा स्लोगन दिया था मोदी ने? लोकल टू वोकल, लोकल टू वोकल, है ना। तो आखिर क्या ग्लोबलाइजेशन है क्या, सबसे पहली चीज ये समझनी होगी। आज आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड का पिज्जा खा रहे हैं, ये क्या है? ये हिंदुस्तानी परंपरा है? सब वेस्टर्न है। आप कपड़े पहन रहे हैं, आज मैं ये ब्लेजर पहना हूं, क्या ये हिंदुस्तानी था? ये हम खादी पहनते थे। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मेन